बच्चों प्रश्न बैंक 21-22 है ना, कक्षा 10वीं की विज्ञान हम बना रहे थे। 4 पार्ट बना चुका हूँ, आज 5वां पार्ट लेके आए हैं और अहम और लास्ट पार्ट होगा, इसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। पार्ट नंबर 11 तक का वीडियो में बना चुका हूँ, पार्ट 12 से स्टार्ट करते हैं आज। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। तो बच्चों v प्रोपोर्शनल टू i है, v बराबर आई आर भी है, और v स्क्वायर अपॉन आई एक नियतांक होता है, गलत है। तो पहले का आंसर बी है, ये ओम का नियम नहीं है। एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। एमीटर को बच्चों हमेशा श्रेणी क्रम में रखा जाता है। किस में रखते हैं? श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 50 वाट और 225 वोल्ट के एक लैंप में प्रभावित विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ सकता, इसको करके देखना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं आपको। वाट में पावर होती है, मतलब कि शक्ति। वी में होता है आपका विद्युत विभव, और हमें प्रभावित धारा करंट आई निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई। पावर है 50 वाट और पोटेंशियल जो V है 250 है, गुणित I। 250 कहाँ जाएगा? भागित में जाएगा, तो 50 बटे ये 250 भाग में जाएगा, तो बराबर बचेगा I। 0 से 0 काटो, 5 एकम 5, 5 25। I बराबर आ गया 1/5। कितना आ गया बच्चों? 1/5। 1 को 5 से भाग देते तो 0.2 आता है बच्चों, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। क्या इसका कोई आंसर है? जी हाँ, तो ये आपका सही आंसर है। निकालना सिखा दिया बच्चों मैंने आपको। यदि विभवांतर को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में मापते हैं तो शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट एम्पियर। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया आपको, ये वही फॉर्मूला है बच्चों, पावर बराबर वोल्ट इंटू आई, तो वोल्ट इंटू एम्पियर। सिंपल सी बात है, दोनों गुणे में है। दोनों कैसे हैं? गुणे में है, तो वोल्ट गुणित एम्पियर। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं बच्चों। विभवांतर मापन यंत्र क्या है? विभवांतर मापन यंत्र हमारा बच्चों, विभव किससे नापते हैं? विद्युत विभव को नापते हैं वोल्ट मीटर से। किससे नापते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बच्चों? अनुक्रमानुपाती। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन आदर्श तो कुछ होता ही नहीं है। तो पहले का आंसर अनुक्रमानुपाती, दूसरे का आंसर 0। फ्यूज को किस संयंत्र के साथ और किस क्रम में जोड़ा जाता है? फ्यूज को किसी भी संयंत्र के साथ, किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अत्यधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को किस श्रेणी में लगाया जाता है बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़ने पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर में। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? किसी विद्युत स्रोत यानी सेल या बैटरी से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके प्रमुख घटक हैं विद्युत स्रोत, बैटरी या सेल, चालक, प्रतिरोध, स्विच, कुंजी तथा दूसरे अनेक उपकरण जो इससे जुड़े होते हैं। ये सब विद्युत उपकरण के घटक हैं। बैटरी होना चाहिए, कोई चालक तार होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, है ना, प्रतिरोध होना जरूरी है,
कुंजी स्विच होना चाहिए। दूसरे अनेक उपकरण भी इससे जुड़े हो सकते हैं। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह होता है, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह होता है तो प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। तब जो धारा बहती है बच्चों उसको 1 एम्पियर कहा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई। किस पर करता है? तार की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ R इंटू लिख दिया है, R प्रोपोर्शनल L। R समानुपाती होता है L के, मतलब जितना लंबा चालक होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी अनुप्रस्थ काट क्या होती है बच्चों? जैसे इसको देखो, ये पेंसिल है तो ये जो इसकी मोटाई है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो पतला वायर और मोटा वायर, इससे ये समझ में आता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब वायर जितना मोटा होता है रेजिस्टेंस उतना कम होता है। आर अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के, है ना, या a के, 1/a के नहीं, आर अनुक्रमानुपाती है a के। आर बढ़ेगा तो a घटेगा, मतलब a बढ़ेगा तो r घटेगा, या a घटेगा तो r बढ़ेगा। और तीसरा है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। किस पर डिपेंड करता है? उस चालक तार के प्रकृति, मतलब उसका पदार्थ किस चीज़ का बना है भाई। कॉपर का बना वायर का अपना प्रतिरोध होगा, आयरन के वायर का, लोहे के वायर का अपना प्रतिरोध होगा, एल्यूमिनियम का अपना होगा, सोने चांदी इनके तारों का अपना अपना प्रतिरोध होता है। समान पदार्थ के 2 तारों में, किसी सेम मटेरियल के बने 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? तो किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। और क्यों होगा बच्चों? जो मोटा तार होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट आसानी से जाता है, तो मोटे तार में होगा। तो मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। कारण क्या है? क्योंकि मोटे चालक का प्रतिरोध पतले तार से कम होता है। ठीक है, और जितना कम प्रतिरोध उतना आसानी से करंट जाएगा। प्रतिरोध का मतलब ही क्या है? जो करंट को रोकता है। जब मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा तो उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। सिंपल सी बात है। करंट क्या होता है बच्चों? आर के अपोजिट होता है, I बराबर V/R। आर जितना ज़्यादा करंट उतना कम। अब आर कम किसका होगा? मोटे वायर का, इसलिए मोटे वायर में से करंट ज़्यादा जा सकता है। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न होकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बच्चों गर्म करने वाली चीज़ें होती है, जैसे टोस्टर होता है, हीटर होता है, प्रेस होती है घर में, उनके अंदर जो गर्म करने की कॉइल होती है ना, उसको हम क्या करते हैं? किसी मिश्र धातु से बनाते हैं। किसी धातु से नहीं बनाते, लोहा तांबा इनसे नहीं बनाते, कोई मिश्र धातु से बनाते हैं। तो ऐसा क्यों? इसका कारण ये है बच्चों, हम जानते हैं कि व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोध किसका ज़्यादा होता है? मिश्र धातु का। धातुओं से ज़्यादा मिश्र धातुओं का प्रतिरोध होता है बच्चों। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही अपचयन नहीं होता है, मतलब वो आसानी से उनका उपचयन भी नहीं होता, जलती भी नहीं है, दहन नहीं होता, जलने नहीं लग जाती है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं को उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर या इन चीज़ों में करते हैं, क्योंकि वो गर्म होकर पिघलती नहीं है, पहली चीज़ ये। और प्रतिरोध ज़्यादा होने से ज़्यादा गर्म हो सकती, हीट उनसे हमको ज़्यादा मिल पाती बच्चों। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए।
विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। टंगस्टन का गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। मतलब दोनों चीज़ें बच्चों, गलनांक मतलब वो पिघलेगा नहीं, बहुत तेज टेम्परेचर तक भी नहीं पिघलेगा, और उसका प्रतिरोध जो होता है बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसको हीट और लाइट में बदल देता है। अतः यह विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है बच्चों। ज़्यादा प्रतिरोध होने के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है बच्चों, बहुत मात्रा में ऊष्मा होती है, जिसके कारण तंतु चमकने लगता है और प्रकाश निकलने लग जाता है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियां जैसे ब्रेड, टोस्टर, विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन तो अभी मैं देखो ये करवा ही चुका हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम का संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम में संयोजन व उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों श्रेणीक्रम में प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। पहले चीज़ तो ये, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से धारा की मात्रा कम हो जाती है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान पार्श्व क्रम में जोड़ने पर यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। अतः घरेलू परिपथों में पार्श्व क्रम का उपयोग किया जाता है, श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं किया जाता है। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है बच्चों? तो किसी तार का प्रतिरोध उसके कारकों पर निर्भर करता है। किस प्रकार? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अब उनने बोला क्या है, अगर एरिया बढ़ेगा तो आर कम होगा, मतलब अगर ये सरफेस एरिया, ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक होते हैं, अतः कॉपर व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचारण में किया जाता है। इसका क्वेश्चन आपको पढ़वा देता हूँ मैं, आंसर पहले बता दिया। विद्युत संचारण के लिए कॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों करते बच्चों? क्योंकि ये उसके अच्छे चालक हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम सर्वश्रेष्ठ चालक होते हैं, अतः कॉपर व एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। सिल्वर का क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि बहुत महंगा होता है और कम मात्रा में हमारे पास है, ज़्यादा चांदी हमारे पास है नहीं, है ना, इसलिए। 7वां प्रश्न, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। कितना है बच्चों? 10 वाट है। यदि 220 वाट लाइन से अनुमन अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, फिर से पढ़ लो। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। मतलब टोटल बल्ब जो हैं 10 वाट के हैं। यदि 220 लाइन से अनुमन अधिकतम विद्युत धारा इतनी मिल सकती है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? कितने बल्ब आप लगा सकते हो? तो बच्चों मान लो कि प्रत्येक बल्ब का कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, उसको मैंने मान लिया R है। हमको V की वैल्यू दे रखी है बच्चों 220 वोल्ट, ये दे रखा है। करंट दे दिया है 5 एम्पियर और पावर दी है 10 वाट। क्या दी है? 10 वाट। तो रेजिस्टेंस R निकालने का सूत्र होता है V²/P। मतलब सूत्र तो ये होता है बच्चों कि पावर बराबर होता है V²/R। एक फॉर्मूला होता है पावर बराबर V²/R, है ना। इससे पहले मैंने पावर का एक सूत्र बताया था आपको, पावर बराबर V × I। क्या बताया था? V × I बताया था, ठीक है। अगर I की जगह V/R रख दें तो ये सूत्र बन जाता है। अगर मैं I की जगह रख दूं V/R, देखो ध्यान से, I की जगह मैंने फॉर्मूले में रखा V/R, तो मेरा सूत्र बन जाएगा V²/R। अगर मुझे R निकालना है तो R को मैं यहाँ ले जाऊँगा, P कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। तो 220 का स्क्वायर होता है 220 गुणित
220/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 4840 ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर। कितना हो सकता है? 4840 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। तो बच्चों ये जो प्रतिरोध आया है, ये टोटल आया है, ये बीच का ये इतना पार्ट बच्चों आप मत करिएगा, मैं आपको बता दूं क्या करना है। माना कि n बल्ब जोड़ें तो एक बल्ब का प्रतिरोध कैसा हो जाएगा बच्चों? एक बल्ब का प्रतिरोध हो जाएगा 4840/n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4840/n हो जाएगा। अब अगर R निकालना है तो R बराबर क्या होता है? V/I होता है बच्चों। क्या होता है? V/I। और I बराबर भी क्या होता है? V/R होता है। इसको यहाँ ले जाए तो I की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5। V कितना दे रखा है? देखो बच्चों, V दे रखा है 220 और बटे में आ गया R की वैल्यू क्या निकाली है अपन ने? 4840/n। ये n यहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर जाता है अपॉन से। तो 5 छोटा है या बराबर है 220 गुणित n/4840। यहाँ से क्या होगा? ये अपॉन से 5 के मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, तो कुछ ऐसा होगा 5 गुणित 4840 और 220 जो गुणे में है वो चल जाएगा भाग में, तो यहाँ बचेगा n। ऐसे ही कट करके n की एक वैल्यू आएगी टोटल 110 के। 110 बल्बों को आप जोड़ सकते हो। बच्चों पार्ट 13 चालू करते हैं। पार्ट 13 में सबसे पहले क्या है? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण होता है मतलब एक दूसरे को दूर भगाते हैं। समान चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। कैसा वक्र होती हैं? बंद वक्र होती हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। स्थायी चुंबक जो होते हैं ना बच्चों, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं स्थायी चुंबक, वो इस्पात के बनते हैं। किसके बनते हैं? इस्पात के। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण की ओर। किस तरफ होगी बच्चों? दक्षिण की ओर होंगी, या अधोमुखी होंगी या ऊपरी मुखी होंगी? बताइए, सोच के देखिए जरा। यहाँ आंसर भी नहीं दिया है तो बच्चों इसका आंसर है ऊपरी मुखी होंगी। कैसी होंगी? ऊपरी मुखी होंगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बच्चों। क्या क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है बच्चों। कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कोई 3 गुण लिखिए। ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाकर समाप्त हो जाती हैं। पहली चीज तो ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। क्या कहा बच्चों? इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब ये होता है बच्चों, एक्चुअली मैं समझा दूं आपको चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, कैसे काम करती है। ये एक आपका मैग्नेट है बच्चों, बार मैग्नेट, जिसको क्षण चुंबक कहते हैं, जिसका नॉर्थ पोल इधर होता है, एक पोल साउथ होता है। इसमें क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ऐसे क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। किसी भी चुंबकीय बल रेखा पर अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूं, मान लो यहाँ पर मैं कोई स्पर्श रेखा बनाता हूँ तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही हो जाएगी। ये वो कहना चाहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर अगर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्योंकि वास्तव में दिक्सूचक जो होता है बच्चों, एक चुंबकीय सुई जिसको कहते हैं दिक्सूचक जो होता है, कि सुई एक छोटी क्षण चुंबक ही होती है। वह भी ये क्या होती है बच्चों? चुंबक होती है।
किसी दिक्सूचक के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव कहते हैं या उत्तर ध्रुव कहते हैं, और दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। चूंकि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, अतः चुंबक के निकट दिक्सूचक लाने पर उसकी सुई विक्षेपित हो जाती है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चों, वो खुद भी एक मैग्नेट होता है, वो खुद भी एक चुंबक ही होता है, इसलिए उसमें बल लगता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो बेटा, अगर मान लो ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तब चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मान लो कि ये, मान लो एक लाइन है और दूसरी लाइन इसको यहाँ से अगर ऐसे कट करती है यहाँ पर, तब इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, एक ये भी और एक ये भी। और ऐसा होता नहीं है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हों, ठीक है। अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक से सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने संबंधी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ मतलब बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां, हमारी जो उंगलियां हैं चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में लिपटी होंगी। इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। चलिए बच्चों, मैंने बताया था ना आपको कि ये अगर मेरा राइट हैंड है और ये मेरा जो अंगूठा है थंब, अगर वो किसको बताता है कि भाई करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो ये जिस तरफ मेरी उंगलियां ऐसे मुड़ी है ना बच्चों, ये ऐसे राउंड इस तरह से किसी वायर के चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो चारों ओर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ना। कैसा? ऐसा ऐसा चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल है ना, इसके चारों ओर ऐसा ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चलिए पेज टर्न करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे क्या है देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला लेसन हमारा 13 फिनिश होता है। अब हम देखते हैं 14 लेसन ऊर्जा के स्रोत। ये पार्ट में से 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इसमें से कोई भी एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। 1841 में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण के सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी है वह कैसी है? संरक्षित, मतलब ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सिर्फ एक तरीके से दूसरे तरीके में बदल सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है बच्चों, कि ऊर्जा को ना बना पाओगे ना ही मिटा पाओगे। जितनी ऊर्जा किसी विलगित निकाय की है वो उतनी ही रहेगी, बस बदल सकती है, उसका रूप बदल सकता है, तरीका बदल सकता है बच्चों, है ना। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं हो सकता बच्चों। कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता, चाहे ऊर्जा स्रोत स्वच्छ हो, पर फिर भी वह पर्यावरण को किसी ना किसी प्रकार से क्षति पहुंचाता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से तो वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को खराब करेगा। सौर सेल जो होते हैं, सोलर सेल जो होते हैं बच्चों, आपने सुने होंगे, है ना, सोलर सेल प्राय प्रदूषण मुक्त कहते हैं, लेकिन इस युक्ति के निर्माण में पर्यावरणीय क्षति होती है। लेकिन जब इसको बनाया जाता है तब बच्चों जरूर हमारा पर्यावरण थोड़ा सा इफेक्ट होता है। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? कम खर्च में अत्यधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है और अवशिष्ट पदार्थों का पुनः इस्तेमाल संभव है। ये नाभिकीय ऊर्जा के कुछ महत्व हैं। महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं?
बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल सकती है, निर्माण ज़्यादा खर्चीला होता है, सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण संभव है, हर जगह ऐसी प्लांट नहीं बना सकते महासागरों में हम। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत सौर ऊर्जा ही है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा जिसे जियोथर्मल पावर कहते हैं, ग्रीक धातु जियो से आया है, मतलब ये शब्द जो है जियो वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और थर्मोस मतलब ताप, गर्मी। वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है, मतलब यह वह ऊर्जा है जिसको पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित और ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों? ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ग्रह के मूल गठन से, मतलब बच्चों हमारी पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा होती है, खनिज जो होते हैं, कुछ रेडियोधर्मी क्षय भी होता रहता है अंदर सतह, जिसके अंदर हमारी अर्थ में गर्मी या ऊर्जा बहुत रहती है ना, उससे मिलती है हमें। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? रोजाना ऊर्जा से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कोयला या पेट्रोलियम जैसे अनवीनीकरण स्रोतों पर निर्भर रहते आए हैं। रोजाना ऊर्जा से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कोयला या पेट्रोलियम जैसी अनवीनीकरण स्रोतों पर निर्भर रहते आए हैं, जो कि पृथ्वी की गहराई में संचित होता है, परंतु ये सीमित है। ये जो पेट्रोल, डीजल, कोयला है बच्चों, बहुत कम है। इनका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद इनका उपयोग पुनः नहीं हो सकता, क्योंकि इनको बनने में बहुत ही अधिक समय लगता है बच्चों, करोड़ों वर्ष लगते हैं। अतः हम ऐसे स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नवीनीकरण हो, मतलब जो बार बार बनते हों, तथा जिसका उपयोग कई बार किया जा सके। उत्तम ईंधन कौन है बच्चों? तो उत्तम ईंधन वो है जिसका ज्वलन ताप मध्यम होना चाहिए, कैलोरी मान अधिक होना चाहिए, दहन के पश्चात हानिकारक गैसें ना उत्पन्न करता हो, तथा जलने, दहन मतलब जलना होता बच्चों, जलने के पश्चात ठोस अवशेष ना बचते हों। जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां लिखिए हानियां। ये स्रोत के अनवीनीकरण, ये ऊर्जा के, यहाँ ऊर्जा आएगा बच्चों, ये ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं। अगर हम इनका उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहें तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे। ये स्रोत प्रदूषण फैलाते हैं बच्चों। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला को खदानों से निकालना पड़ता है, जिसके कारण भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि ज़मीन के अंदर से खोदना पड़ता है बच्चों इन चीज़ों को। तो जब नीचे की ज़मीन को खोद लोगे तो आसपास की ज़मीन गिर सकती है, जिसको भूस्खलन कहते हैं। अगला पार्ट है बच्चों हमारा पर्यावरण। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक के 32 प्रश्न और 1 प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 2 और 1 3 मार्क्स टोटल होंगे। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो घास, पुष्प, चमड़ा, ये पहला ही आंसर आपका सही है। बाकी सब में जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, आर्टिफिशियल पदार्थ है। किसी में प्लास्टिक है, केक है, ये है ना, केक, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, एक और हो सकता है बच्चों, ये वाला भी सभी आंसर हो सकता है। फलों के छिलके, केक और नींबू हैं। केक, लकड़ी, घास, ये भी हो सकता है ना। केक भी हो सकता है बच्चों, केक प्लास्टिक से नहीं बनता है, हमारे खाने की चीज़ बनता है। तो ये अ, स, द तीनों ही इसका आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? घास, गेहूं, आम। घास, बकरी, मानव, ये सही है कि घास को बकरी खाएगी, बकरी को हम खाएंगे, मतलब खाते हैं लोग बाग। किसी परितंत्र के घटक क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, उपरोक्त सभी है बच्चों। हरे पादप किसी पोषी स्तर में कहाँ आते हैं? प्रथम स्तर पर आते हैं बच्चों, पोषी स्तर में सबसे प्रथम जगह पर। एक परितंत्र से मानव है, मानव क्या होता है बच्चों?
शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, सर्वाहा। तो हम सर्वाहारी हैं बच्चों, सर्वाहा है, सर्वाहारी। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है बच्चों? सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, मतलब एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, इसको कहते हैं आहार श्रृंखला। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक है बच्चों। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने % होता है? ओनली 10% होता है। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण: ग्रीन हाउस प्रभाव, वनों की अंधाधुंध कटाई। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर बताइए। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जीवों की वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय का एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब एक जीव को खाकर दूसरे जीव को एनर्जी मिलती है, ये होती खाद्य श्रृंखला। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है? यह बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल है, मतलब ऐसी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, है ना, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि घास को बकरी खाए, बकरी को मानव, ऐसी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से मिल जाती हैं तो हम उसको कहते हैं खाद्य का जाल। क्या कहते हैं? खाद्य का जाल। इसमें जीवों की संख्या सीमित होती है, इसमें जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और असीमित होती हैं। एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव से जुड़ता है। एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला जीवों द्वारा किया जा सकता है। इसमें उत्पादक, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। इसमें विभिन्न जीव समुदाय होते हैं के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है बच्चों। इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, 2 मार्क्स में है तो आपको 2 लिखना है, पर जो भी आपको सरल लगे याद कर लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है बच्चों, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी हवा में कुछ ऐसी गैसें हैं, है ना, जो हमारे वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। ये गैसें क्या करती हैं बच्चों? हीट को, सन की गर्मी को सोख लेती हैं और उसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर एक जैसा बनाए रखती हैं। जो ऐसे प्लेनेट हैं, दूसरे जो ग्रह हैं बच्चों, वहाँ पर जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर ये वातावरण नहीं है। इस वातावरण से ना तो हमारा अर्थ बहुत गर्म हो पाता है, ना ही बहुत ही ठंडा हो पाता है। हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायु प्रदूषित होती है ना, ये हमारे काम है। औद्योगिक अपशिष्टों से जल भी प्रदूषित होता है। वनों की कटाई से CO2 की मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रयोग से ओजोन परत को भी नुकसान हो रहा, उसमें छेद हो गया। ये सब हमारे द्वारा, हमारे क्रियाकलापों का परिणाम है बच्चों। परितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं? पारितंत्र के घटक 2 समूह में बांटे गए, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक भी कुछ प्रकार के होते हैं। अजैविक घटक होते हैं 3 प्रकार के, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक में आता है सूर्य का प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता और दाब। अकार्बनिक में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, चट्टान, मिट्टी आदि। यह अकार्बनिक है, जो बिना कार्बन वाली चीज़ें हैं। इसमें CO2 मत करो, इसमें तो कार्बन होता है। ऑक्सीजन सिर्फ O2 आएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, हम जो खाना खाते हैं ना उसमें हर चीज़ में कार्बन होता है बच्चों। जैविक घटक क्या है? इसमें सम्मिलित होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता हम लोग, है ना, और अपघटक छोटे छोटे जीव जंतु।
पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है? 3 अजैव निम्न करणीय प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक है। मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्रित होना, पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्रित होना प्रदूषण कहलाता है। जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक वे भौतिक और रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जो अनजाने ही पर्यावरण में निष्कासित हो जाते हैं। तो क्या बोला बच्चों कि मानव गतिविधियों के फलस्वरूप हमारे कुछ कामों की वजह से, गतिविधियों की वजह से पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्रित होना, हमारे पर्यावरण में कुछ अवांछित पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, इसी को प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक वे भौतिक, रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जो अनजाने ही पर्यावरण में निष्कासित हो जाते हैं। वो अनजाने में ही पर्यावरण में निष्कासित हो जाते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज और अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं। और वो हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए हानिकारक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक उर्वरक आदि। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? बच्चों, हमारे वातावरण जो है, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, हवा का गोला जो हमारे पृथ्वी के आसपास है, उसमें एक हिस्सा होता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है बच्चों? स्ट्रेटोस्फेयर नाम से एक जगह होती है, थोड़ा ऊपर जाने पर वहाँ पर ओजोन परत होती है बच्चों, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, यूवी रेज जो होती हैं, पराबैंगनी किरण से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे वो हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाती और हमें जीवन दे रही है। अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें के कारण त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचती है तथा पौधों को भी क्षति पहुंचती है। बच्चों, आखिरी पेज हमारे प्रश्न बैंक का, जिसके कारण फसलों की उपज कम हो सकती है। ये किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग अग्निशमन यंत्रों एवं रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि बच्चों, अजीब सा वर्ड लिखा है कि उत्पादन, ये वर्ड क्या है? किण्वन है, क्या है? ठीक है बच्चों, कोई वर्ड्स हैं यहाँ पर लिखा है कि इनके उत्पाद को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पाद को सीमित स्तर पर ही रखा जाएगा, इनको ज़्यादा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे? यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए, मतलब बच्चों, तो इससे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। मतलब उससे पहले जो जीव है, मतलब हमने मान लो 3 चीज़ एग्जाम्पल दी बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि घास, बकरी और मानव, हमने मान लो ये चीज़ हटा दी सिस्टम से, है ना, तो क्या होगा? तो घास की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि बकरी घास को खा जाती है ना, और इनकी संख्या में कमी होगी क्योंकि इनको बराबर खाना नहीं मिलेगा। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग खाना घास से भी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ यही खाते हैं, मांस ही खाते हैं। तो कुल मिला के अगर हम किसी एक प्रजाति को खत्म कर दें, तो यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए, तो इससे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या, उससे पहले जो चीज़ें आएंगी वो बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे उनका भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उसके बाद आने वाले पोषी स्तर को भोजन नहीं मिलेगा, और उसके बाद ये मर जाएंगे तो इसके पीछे वाले को कोई पोषण नहीं मिलेगा, अतः वे भोजन के अभाव में मर जाएंगे। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि यदि सभी शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, खरगोश आदि मर जाएंगे तो अगली पोषी स्तर वाले जीव, शेर, बाघ आदि को भोजन नहीं मिलेगा। तो जो जानवर होते हैं, शेर, इनको खाना कौन देगा? ये किसको खाएंगे? और वे या तो मर जाएंगे या गांवों, शहरों की ओर पलायन करेंगे। इसी प्रकार हिरण, गाय, खरगोश आदि नहीं होने पर घास पौधे बहुत अधिक होंगे, क्योंकि इनका भक्षण कौन करेगा? अम्ल वर्षा क्या है
और कैसे होती है। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ है उस वर्षा से जिसमें हिम, ओला और कोहरा से है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों, जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। मतलब बच्चों ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, ये जब बारिश होती है ना तो वहाँ पर कभी कभी बिजली कड़कती है, आपने सुना होगा। तो वो बिजली कड़कने से क्या होता है कि सल्फर और इनके ऑक्साइड मिलके एक एसिड बना लेते हैं, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये पानी के साथ ज़मीन पर आते हैं, तो एसिड पानी के साथ मिक्स होता है, उसी को कहते हैं एसिड रेन या अम्ल की वर्षा। जब वर्षा के पानी में pH का मान 7 से कम होता है और इसमें अम्लीय तत्व मिले होते हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह तत्व वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसें होती हैं जो वायुमंडल जल के साथ क्रिया कर अम्ल वर्षा करती हैं। समझा चुका हूँ आपको। जैव निम्नीकरण प्रदूषक और अजैव निम्नीकरण प्रदूषक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो जैव निम्नीकरण बच्चों वो है जिनको हम जैसे ज़मीन में गाड़ दें तो वो कुछ और बन जाएंगे, जैसे कि गोबर का खाद है, हमारा खाना है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरण वो होते हैं जो टूटते नहीं हैं, जैसे कि प्लास्टिक है ना, आप ज़मीन में गाड़ दोगे तो वैसा का वैसे बना रहेगा। तो ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे कि गोबर। और ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि DDT, प्लास्टिक आदि। ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीवों से अपघटित हो जाते हैं। बच्चों आखिरी पार्ट, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। 1 मार्क का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए थोड़े से पार्ट दिए हमको। निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? विद्युत, बिजली प्राकृतिक नहीं है बच्चों, हम बनाते हैं उसे। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन बच्चों वन। सबसे तेजी से क्या घट रहा है बच्चों? वन। जंगल बहुत जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं जो केवल भूमि पर है नहीं, प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक है। बी। गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? अधजले शवों को जल में प्रवाहित करना। गंगा सफाई योजना कब आई थी बच्चों? 1986 में आई थी, तो ये इसका आंसर सी, स वाला। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? जल वन संरक्षण से बच्चों चिपको आंदोलन। एक वाक्य में उत्तर। गंगा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? रासायनिक कचरा एवं सामाजिक प्रथाएं। बंगाल के उस वन का नाम क्या है जिसे संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है? सुंदर वन बच्चों। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार से। कोलीफॉर्म जीवाणु मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? मानव मल में पाया जाता है बच्चों। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का एक प्रमुख कारण है औद्योगिकरण। मतलब प्राकृतिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं? उद्योग लगाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाने के लिए। तो क्लास ये था हमारा लास्ट और फाइनल पार्ट। यहाँ पर अपना पूरा प्रश्न बैंक खत्म होता है। ठीक है, इसे देखते रहें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।